नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड वॉर। दुनिया के सबसे बड़े पावर सेंटर्स में से इस वक्त आखिर क्या कोई ऐसी खिचड़ी पकती नजर आती है जिसकी आंच यूक्रेन से लेकर ईरान और चीन तक महसूस होने वाली है। मॉस्को में CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ की अचानक से एंट्री हो जाती है, और वो भी ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन जंग अपने 5वें साल में हो। अमेरिका ईरान टकराव भी नए मोड़ पर खड़ा है। रैटक्लिफ के दौरे का मकसद अभी साफ नहीं है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। क्या मॉस्को में ट्रंप पुतिन के बीच किसी बड़े डील का रास्ता तैयार करें? क्योंकि इस तरह से एक तरफ मॉस्को में अमेरिकी खुफिया चीफ की सीक्रेट डिप्लोमेसी चल रही है, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन ने ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति में भी अचानक से ब्रेक लगा दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह साफ कर दिया कि फिलहाल ईरान पर नए हमले की योजना नहीं है, यानी मिसाइल और बमों से आगे बढ़कर अब इकोनॉमिक वॉर का रास्ता भी चुना जा रहा है। लेकिन ट्रंप की इस पूरी चाल ने चीन को भड़का दिया। ईरान की अर्थव्यवस्था को घेरने के लिए अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला किया, अटैक शुरू किया। निशाने पर ईरान के साथ कारोबार करने वाले लोग और कंपनियां भी हैं। चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और उसके तेल का प्रमुख खरीदार है, अमेरिका को साफ चेतावनी दे दी है कि बीजिंग अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यानी तस्वीर बेहद दिलचस्प है। मॉस्को में CIA की एंट्री होती है, तेहरान पर आर्थिक नाकेबंदी की तैयारी, बीजिंग में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और वॉशिंगटन में युद्ध की रणनीति पर U-टर्न। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आसमान में भी दो ताकतों का आमना सामना हो गया है। मिस्र के आसमान में पहली बार चीन का J-16 और फ्रांस का राफेल आमने सामने उतरे। चीन ने अपने J-16 को हजारों किलोमीटर दूर मिस्र तक पहुंचाकर लंबी दूरी की फोर्स प्रोजेक्शन दिखाई। सवाल सिर्फ ये नहीं कि राफेल बड़ा बादशाह है या फिर J-16, सवाल ये कि चीन पहली बार राफेल के सामने अपने J-16 को उतारकर दुनिया को क्या संदेश दे रहा है। क्या बीजिंग अमेरिका को ईरान के मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रहा है? क्या मॉस्को में ट्रंप पुतिन की कोई नई डिप्लोमेटिक बिसात बिछ रही है? सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप एक साथ रूस, ईरान और चीन तीनों मोर्चों पर ऐसी चालें चल रहे हैं जिसका अगला असर पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर पड़ने वाला है? आज वर्ल्ड वॉर में खोलेंगे मॉस्को की सीक्रेट विजिट का राज, ईरान पर अमेरिका की U-टर्न की वजह, चीन के गुस्से की असली कहानी और मिस्र के आसमान में राफेल वर्सेस J-16 की टक्कर का पूरा हिसाब। क्योंकि ये सिर्फ 4 खबरें नहीं, ये 4 बड़े संकेत हैं कि दुनिया की अगली बड़ी पावर गेम किस रूप में होता हुआ नजर आता है। आपको बताएंगे आज जो 4 बड़ी खबरें हैं वर्ल्ड वॉर की, वो आइए एक एक करके मैं आपको जल्दी से बताती हूँ। आज जिन खबरों पर नजर डालेंगे, पहली खबर वर्ल्ड वॉर की, पहली खबर जो वर्ल्ड वॉर की है वो है खास तौर से ट्रंप और पुतिन की। हम सभी जानते हैं ट्रंप और पुतिन कभी एक साथ नहीं आ सकते, लेकिन जिस तरह से बड़ी तैयारी हो रही है, डिप्लोमेटिक दौरा खासतौर से अगर मॉस्को का हुआ तो कुछ ना कुछ बड़ी तैयारी की जा रही है। आखिर ये नई जोड़ी क्या खिचड़ी पका रही है? बड़ा सवाल, बताएंगे एक एक पहलू आपको। इसके अलावा आज जो दूसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर की है, वो बड़ी खबर है ट्रंप की चाल से ड्रैगन नाराज हो चुका है। अक्सर डोनाल्ड ट्रंप लगातार टारगेट करने की कोशिश करते हैं और उसका असर क्या होता है, जिस रूप में लगातार निशाना साधा जाता है। अब माना जा रहा है शी जिनपिंग नाराज हो गए, क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। अब उसके बाद में अगली बड़ी खबर जो होगी ईरान पर अमेरिका की U-टर्न की। क्या अमेरिका जिस तरह से ईरान पर सख्ती बरत रहा था, अब उसने एक तरह से U-टर्न ले लिया है। लगातार बड़े हमले करने की जो बड़ी तैयारी थी, माना जा रहा है अमेरिका अब उससे एक तरह से पीछे हट रहा है। क्योंकि जिस रूप में इनके विदेश मंत्री बयान दे रहे हैं, उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि फिलहाल अभी अमेरिका कोई बड़ी तैयारी नहीं कर रहा है, नए हमले की तैयारी नहीं है। मार्को रूबियो अगर कह रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? बड़ा सवाल ये। इसके बाद में अब अगली जो बड़ी खबर हम बात करेंगे, वो अगली बड़ी खबर है फ्रांस वर्सेस चीन की। असली बादशाह कौन है?
लगातार यहां पर बादशाहत की बड़ी तस्वीर है, लेकिन रणनीतियां क्या हैं वो बताएंगे एक एक करके विस्तार के साथ में। तो आइए करते हैं शुरुआत, बताते हैं आपको आखिर क्या है आज की तमाम बड़ी खबरें। ईरान पर अमेरिका का यू टर्न हो चुका है। जी हां, इस समय की बड़ी खबर है, ईरान पर हमले से फिलहाल अब अमेरिका पीछे हट चुका है, क्योंकि जिस रूप में बड़े हमले की तैयारियां या गीदड़ भभकियां दी जा रही थी, अचानक से खबर ये आती है, मार्को रूबियो कहते हैं कि फिलहाल नए हमले की तैयारी नहीं है। आखिर इसको क्या माना जाए? मार्को रूबियो कह रहे हैं कि फिलहाल नए हमले की तैयारी नहीं है। क्या अब ईरान के तमाम तेवरों को देखकर हथियार डाल दिए हैं अमेरिका ने? बड़ा सवाल है। आज एक और बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा है। ईरान पर अमेरिका का साथ देने से किम का इनकार हो चुका है। किम जोंग उन ने ट्रंप को नो थैंक्स कह दिया, कह रहे हैं हमें कोई जरूरत नहीं है। साउथ कोरिया के साथ में मिलिट्री ड्रिल की वजह से किम कहीं ना कहीं नाराज सीधे सीधे नजर आते हैं। जिस रूप में यहाँ पर अभी तस्वीर है, उसको लेकर अब क्या ये नाराजगी चीन के साथ की सहन कर पाएगा अमेरिका, और अगर चीन नाराज हो गया तो इसके क्या परिणाम सामने आएंगे, ये देखने वाली बात है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, चीन बना रहा है दक्षिण चीन सागर में सबसे बड़ा सैन्य अड्डा। जी हां, बड़ी खबर यह है कि चीन सागर में बड़ा सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी में है। एंटीलोप रीफ के बाद में यांगोंग द्वीप पर भी निर्माण प्रक्रिया लगातार जारी है। सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई और इन सैटेलाइट तस्वीरों ने ड्रैगन की नई तैयारी का एक तरह से खुलासा किया है। अब यही वजह है कि अमेरिका ताइवान की टेंशन बढ़ चुकी है। अब एक और इस बीच बड़ी खबर जान लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा पर एक और वार है। अमेरिका कनाडा तनाव के बीच ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया, लेक अंटोरिया का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का प्रस्ताव दिया गया है। ट्रंप के बयान से अमेरिका कनाडा रिश्तों में एक बार फिर से यहां पर गर्मी नजर आती है। तो बड़ी खबर इस समय की यही, तनाव लगातार बरकरार है। और आपको इस समय की बड़ी खबर बताते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सीधी चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ट्रंप की ईरान को सीधी सीधी चेतावनी है। नई माइंस बिछाई गई तो तुरंत तबाह कर देंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। अमेरिकी नौसेना ने सभी माइंस हटा दी हैं। ट्रंप कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लागू है। स्पेस फोर्स से हॉर्मुज से हर हिस्से पर नजर रखी जाएगी। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का सीधे सीधे ईरान को चेतावनी है कि अगर नई माइंस बिछाने की कोशिश की गई तो वो पूरी तरह से तबाह कर दिए जाएंगे। और इस समय की एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस में आज कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरे यूरोप में खलबली मच गई। मॉस्को के आसमान में अचानक से अमेरिकी एयरफोर्स का विमान तैरने लगा। खुद रूस भी ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उनके पहले से कोई उनके खबर ही नहीं थी। दुनिया भर में खुसर फुसर शुरू हो गई, लगातार चर्चा शुरू हो गई, और फिर इस कंफ्यूजन के बीच में विमान लैंड होते हैं। अंदर से निकलते हैं अमेरिका की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी CIA के चीफ जॉन रेडक्लिफ। अब बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर दुनिया से छिपते छिपाते रेडक्लिफ रूस क्यों पहुंच गए? अब तो अफवाहें ये भी उड़ रही हैं कि जल्द ही यूरोप से कोई बड़ी खबर आने वाली है। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर इन दिनों कुछ ऐसा पक रहा है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस और कूटनीति के एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया। CIA के निदेशक जॉन रेडक्लिफ मंगलवार को बेहद सीक्रेट दौरे पर रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे। CIA प्रमुख के रूप में रूसी धरती पर रेडक्लिफ का यह पहला दौरा माना जा रहा है। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक इस सीक्रेट यात्रा की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। हालांकि ना तो व्हाइट हाउस ना ही क्रेमलिन किसी ने भी आधिकारिक तौर पर इस दौरे की पुष्टि की नहीं है, लेकिन फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा से लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोस इस बात की गवाही देती हैं कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ी रणनीतिक डील चल रही है। मॉस्को में रेडक्लिफ की अगर मौजूदगी है तो कई अलग अलग तरह की बातचीत जरूर हो रही है। पर्दे के पीछे कुछ बड़ा कुछ नया करने की तैयारी होती हुई नजर आती है। रूस में CIA चीफ की सीक्रेट एंट्री अगर है तो वो यूं ही नहीं हुई। मॉस्को अमेरिकी खुफिया मिशन एक तरह से पहुंच चुका है। पुतिन ट्रंप की चुप्पी ने अब इस पर सस्पेंस और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि CIA चीफ मॉस्को आखिर क्यों पहुंचे हैं।
ना व्हाइट हाउस ने अभी तक पुष्टि की, ना क्रेमलिन की तरफ से इसकी तरफ से कोई जानकारी सामने आई। नुकोवो एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान का लैंडिंग होना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। बैक चैनल डिप्लोमेसी का नया अध्याय क्या अब शुरू होने जा रहा है? रूस अमेरिका के बीच CIA की पुरानी भूमिका हमेशा से रही है। अब मॉस्को दौरा अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस विजिट का मकसद क्या है? क्या शांति वार्ता आएगी? क्या कैदियों की अदला बदली पर चर्चा होगी? क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी या बातचीत स्थापित होने का जरिया इकट्ठा हो रहा है? कोई बड़ा रणनीतिक समझौता क्या अब होने जा रहा है? पर्दे के पीछे शांति वार्ता की नई पटकथा आखिर क्या है और आने वाली है क्या कोई बड़ी कूटनीतिक खबर? ये बड़ा सवाल है। आखिर इस पूरी चर्चा का मकसद क्या? लेकिन मॉस्को मिशन का मास्टर प्लान, जिसको लेकर कई अलग अलग बड़ी बातें हैं, बड़ा सवाल ये कि रेडक्लिफ आखिर किससे मुलाकात करेंगे मॉस्को में जाकर, और जब मुलाकात होगी तो बात क्या होगी? क्या संदेश लेकर गए हैं अमेरिका से रेडक्लिफ? क्या युद्ध के बीच में बातचीत का नया दरवाजा खुल रहा है? यह बड़ा सवाल जरूर यहां पर नजर आता है और इसीलिए बार बार ये बातचीत कही जा रही है कि मॉस्को में अगर रेडक्लिफ पहुंचे हैं तो उनका ये दौरा यूं ही तो नजर नहीं आता। मॉस्को, रूस की राजधानी, और अचानक आसमान में दिखाई देता अमेरिका का भारी भरकम सैन्य विमान C-17A ग्लोब मास्टर। अमेरिकी वायुसेना का ये विमान मैरीलैंड के जॉइंट बेस एंड्रयूज से रवाना हुआ। रास्ते में लातविया के रीगा में रुका और फिर सीधे मॉस्को के न्यूकोवो एयरपोर्ट पर उतर गया। फ्लाइंग ट्रैकिंग डेटा ने विमान की इस असामान्य उड़ान को पकड़ लिया और इसके बाद मॉस्को की सड़कों पर अमेरिकी राजनयिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियों का काफिला भी दिखाई दिया। लेकिन असली खुलासा इसके बाद हुआ। अमेरिका के सबसे बड़े खुफिया अधिकारी CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ रूस में थे। रैटक्लिफ की रूस यात्रा को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, आखिर मिशन क्या है? क्रेमलिन ने यात्रा की आधिकारिक पुष्टि नहीं की। अमेरिकी प्रशासन ने भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी। CIA, पेंटागन और अमेरिकी एयरफोर्स तीनों ने टिप्पणी करने से इनकार किया। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी कहा कि उन्हें अमेरिकी विमान के बारे में आधिकारिक जानकारी नहीं थी और इस सप्ताह अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ क्रेमलिन में कोई पूर्व निर्धारित बैठक नहीं थी। यानी विमान आया, CIA चीफ पहुंचे, काफिला निकला, लेकिन एजेंडा पूरी तरह सीक्रेट। यही वो पॉइंट है जिसने दुनिया भर की नजर मॉस्को पर टिकाई है। CIA का काम सिर्फ खुफिया जानकारी जुटाना नहीं, अमेरिका और रूस जैसे प्रतिद्वंदी देशों के बीच संवेदनशील मामलों में खुफिया चैनल, कई बार बैक चैनल बातचीत का रास्ता भी बनते रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विलियम बर्न्स। 2021 में तत्कालीन CIA चीफ विलियम बर्न्स ने मॉस्को जाकर पुतिन से मुलाकात की थी। वो यात्रा भी बेहद संवेदनशील वक्त में हुई और अब करीब 5 साल बाद एक बार फिर से CIA चीफ मॉस्को में है। सवाल इसलिए बड़ा है, क्या इतिहास खुद को दोहरा? बड़े सवाल, क्या रूस यूक्रेन युद्ध पर बैक चैनल बातचीत? क्या कैदियों की अदला बदली पर कोई डील? क्या अमेरिका रूस के बीच किसी बड़े रणनीतिक समझौते की जमीन तैयार हो रही है? इस पूरे मिशन में एक और बेहद अहम कड़ी सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन को पहले से बताया था कि एक हाई लेवल अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल मॉस्को जा रहा है और यात्रा के दौरान कुछ रूसी इलाकों पर हमले रोकने की अपील भी की गई। अगर ये रिपोर्ट सही है तो इसका मतलब साफ है, ये कोई सामान्य दौरा नहीं, क्योंकि किसी अमेरिकी CIA चीफ की सुरक्षा को लेकर यूक्रेन को पहले से अलर्ट करना अपने आप में इस मिशन की संवेदनशीलता को दिखाता है। दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की अमेरिकी कोशिशें लंबी समय से उलझी हुई हैं। ट्रंप प्रशासन के दूत रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का रास्ता तलाशते रहे हैं, लेकिन युद्ध खत्म कराने को लेकर कोई निर्णायक समझौता सामने नहीं आया। ऐसे में जब सार्वजनिक कूटनीति धीमी पड़ती दिखाई दे रही है और तभी CIA चीफ अचानक मॉस्को पहुंच जाए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या बातचीत अब कैमरे के सामने नहीं बल्कि खुफिया चैनल के जरिए हो रही है? CIA पहले भी रूस अमेरिका के बीच कैदी अदला बदली जैसे संवेदनशील मामलों में भूमिका निभा चुकी है। 2024 की बड़ी कैदी अदला बदली में अमेरिकी पत्रकार इवान गेरशकोविच, पूर्व मरीन पॉल वेलन और पत्रकार अल्सू खुरमाशेवा की रिहाई हुई थी।
यही वजह है कि रैटक्लिफ की मॉस्को यात्रा को लेकर कैदियों की रिहाई की संभावना पर भी अटकलें तेज है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, यानी सस्पेंस बरकरार है। अब जरा तस्वीर को जोड़िए। रूस, अमेरिका, यूक्रेन, सीक्रेट मिलिट्री फ्लाइट, मॉस्को में CIA चीफ, राजनयिक का काफिला, यूक्रेन को कथित तौर पर पहले से सूचना और सबसे बड़ी बात पूरे मिशन पर आधिकारिक चुप्पी। ये सारे संकेत मिलकर एक तस्वीर बना रखी हैं जिसके पीछे कुछ बड़ा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि कोई शांति समझौता तय हो चुका है या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई बड़ी डील होने वाली है, क्योंकि रैटक्लिफ किससे मिले, क्या बातचीत हुई और क्या हासिल हुआ, इसका खुलासा अभी बाकी है। मॉस्को में CIA चीफ की एंट्री हो चुकी है, लेकिन मिशन का राज अभी भी बंद कमरे में है। पुतिन चुप है, ट्रंप चुप है, वॉशिंगटन चुप है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा, क्या ये सिर्फ एक खुफिया मिशन था या फिर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच किसी बड़े समझौते की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्योंकि जब CIA चीफ खुले मंच पर नहीं, सीक्रेट मिशन पर मॉस्को पहुंचता है तो दुनिया सिर्फ विमान को नहीं देखती, उस विमान के उतरने के बाद होने वाली बातचीत को पढ़ती है। और अब नजर मॉस्को पर है, नजर वॉशिंगटन पर है और इंतजार उससे बड़ी खबर का, जो इस सीक्रेट मिशन का असली राज खोलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। मॉस्को में CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ की अचानक से एंट्री होती है और इसके साथ ही उठने लगे हैं दुनिया के सबसे बड़े सवाल। अमेरिका का सबसे बड़ा जासूस रूस की राजधानी में, वो भी ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन जंग अपने सबसे संवेदनशील दौर में है। अब CIA चीफ का अगर ये दौरा है, वो यूं ही तो नहीं है। रैटक्लिफ का दौरा सार्वजनिक पहले नहीं किया गया। C-17 विमान जब मॉस्को पहुंचा तो हलचल मच गई। अमेरिकी डिप्लोमेटिक मूवमेंट वहां पर अचानक से नजर आने लगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एजेंडा क्या आखिर क्या है, इस पर वॉशिंगटन और मॉस्को फिलहाल दोनों खामोश हैं। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट जरा देखिए, रैटक्लिफ के रूस पहुंचने के दौरान यूक्रेन से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले रोकने को कह दिया गया। यानी एक तरफ जंग, दूसरी तरफ सीक्रेट डिप्लोमेसी, और इन दोनों के बीच CIA चीफ का मॉस्को मिशन। क्या मॉस्को में कोई बड़ा संदेश लेकर पहुंचे हैं ये CIA चीफ? क्या पुतिन के साथ पर्दे के पीछे कोई डील टेबल पर यहां पर नजर आ रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्या रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोई नई रणनीति यहां पर नजर आती है, या फिर ईरान के मुद्दे पर अमेरिका और रूस के बीच में कोई गुप्त बातचीत हुई है? क्योंकि ये जो दौरा है, ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब रूस और अमेरिका के रिश्तों में यूक्रेन के साथ साथ ईरान को लेकर भी भारी तनाव है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या CIA चीफ की मॉस्को यात्रा ट्रंप के रूस दौरे की जमीन तैयार कर रही है? और अभी इसकी हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई, लेकिन जो अभी हालात हैं वो ये तो फिलहाल तय दिखाते हैं कि मॉस्को में रैटक्लिफ की ये चुपचाप एंट्री सिर्फ एक सीक्रेट विजिट नहीं है, बल्कि बड़े भू राजनीतिक खेल का संकेत हो सकती है। 48 घंटों की खामोशी, मॉस्को की हलचल और ट्रंप पुतिन के बीच संभावित अगली चाल, पूरी दुनिया की नजर फिलहाल क्रेमलिन पर ही है। तो ये सीधे सीधे बड़ी आज की 3 बड़ी खबरें हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले 4 साल से लगातार लोगों के लिए एक बड़ा सरदर्दी और बड़े खतरे की घंटी है। अब CIA चीफ अगर रूस पहुंचे तो कुछ बड़ा होने वाला है। पिछले 48 घंटों में अगर देखें तो 48 घंटों से हमले नहीं होना एक बड़ा संकेत है। और अब सबसे अहम सवाल ये कि क्या CIA चीफ के बाद में अब ट्रंप भी रूस जाने वाले हैं? ईरान पर अमेरिका की आर्थिक चोट और चीन का पारा हाई। अमेरिका ने जैसे ही ईरान पर नए प्रतिबंधों का शिकंजा कसा, चीन ने भी वॉशिंगटन को दे दी खुली चेतावनी। सवाल अब सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल है अमेरिका बनाम चीन की सीधी टक्कर का। क्या ईरान के बहाने दुनिया की 2 महाशक्तियां आमने सामने आने वाली हैं? क्या शी जिनपिंग ट्रंप के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं? और अगर अमेरिका ने चीन की बड़ी कंपनियों पर हाथ डाला तो क्या बीजिंग पलटवार में अमेरिका की कमर तोड़ने वाला दांव चलेगा? ट्रंप की चाल से नाराज हो चुका है चीन, और अब क्या ड्रैगन का पलटवार दुनिया देखेगी? बड़ा सवाल ये। ईरान पर अमेरिका का आर्थिक वार लगातार जारी है। अब चीन का करारा पलटवार उस पर नजर आता है। चीन के अमेरिका को सीधे सीधे 2 टूक है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने के लिए चीन प्रतिबद्ध है। इसीलिए अमेरिका के प्रतिबंधों का चीन पर कोई असर नहीं होगा, ये क्लियर कट मैसेज है चीन की तरफ से।
लेकिन चीन का आखिर ये तेल कनेक्शन क्या है वो भी जरा समझिए। ईरान का तेल चीन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ईरान के कुल तेल निर्यात का करीब 90% चीन एक तरह से खरीदार है और ईरान पर अगर बैन लगाता है अमेरिका तो उसका असर सीधे सीधे चीन तक होगा, चीन तक भी उसकी आंच पहुंचेगी। अब चीन ने किस रूप में पलटवार किया और आखिर आगे की क्या रणनीति है वो भी जरा समझिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, जिस तरह से ईरान के साथ में अपने रिश्तों को लेकर चीन ने सीधे सीधे क्लियर कट मैसेज किया कि हम अपने लिए स्टेप लेने के लिए तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। लेकिन ट्रेड वॉर अगर बढ़ता है, ट्रेड वॉर कनेक्शन फिर आमने सामने आ रहा है। अमेरिका, चीन, वॉशिंगटन जाने वाले हैं शी जिनपिंग, लेकिन ईरान पर तनातनी एक तरह से जिस तरह से बढ़ रही है, ईरान पर तनातनी ने अब मुलाकात की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी। एक तरफ ट्रेड, दूसरी तरफ ईरान। बड़ा सवाल क्या? बड़ा सवाल, अमेरिका ने चीन को अगर घेरा तो बीजिंग आखिर क्या जवाब देगा? क्या ईरान के लिए अमेरिका से चीन भिड़ जाएगा? क्या बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है? यह बड़ा सवाल है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध, लेकिन उसकी गूंज पहुंच गई सीधे बीजिंग तक। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए नए प्रतिबंधों का ऐलान किया और इन प्रतिबंधों की जद में हांगकांग और चीन से जुड़ी कुछ कंपनीज भी आ गई हैं। बस फिर क्या था, चीन ने अमेरिका को दो टूक चेतावनी दे दी। बीजिंग ने साफ कहा कि अगर अमेरिका चीनी कंपनियों को ईरान से जुड़े प्रतिबंधों के और बड़े दायरे में लाता है तो चीन अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। दरअसल मामला सिर्फ प्रतिबंधों का नहीं है, मामला है तेल और अरबों डॉलर के कारोबार का। ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। ईरान के कुल तेल निर्यात का करीब 90% हिस्सा चीन खरीदता है। चीन की बड़ी सरकारी कंपनीज अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करती हैं, लेकिन चीन की निजी रिफाइनरीज, जिन्हें टी पॉट्स कहा जाता है, ईरानी कच्चा तेल खरीदती रही हैं। अमेरिका इन कंपनीज पर पहले भी प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन बीजिंग ने अपनी कंपनीज को अमेरिकी आदेश मानने से इनकार करने में छूट दी। यानी ईरान का तेल चीन के लिए जरूरत है और चीन की जरूरत अमेरिका के लिए चुनौती। अब अमेरिका अगर चीन की बड़ी कंपनीज पर सीधा वार करता है तो जवाब भी उतना ही बड़ा आने का खतरा है, क्योंकि चीन के पास सिर्फ बयानबाजी नहीं, पलटवार के कई क्रिटिकल से लेकर हाईटेक सप्लाई चीन तक। चीन पहले भी अमेरिका पर दबाव बनाने की ताकत दिखा चुका है। पिछले साल चीन ने हाईटेक इंडस्ट्री के लिए जरूरी महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई पर पाबंदियां लगाई, जिसका असर अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ा। यानी वॉशिंगटन का एक प्रतिबंध, बीजिंग का एक जवाब और दुनिया की सप्लाई चेन फिर संकट में। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, चीन की धमकी ऐसे वक्त आई है जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात की तैयारी चल रही है। ट्रेड वॉर के बीच दोनों देशों के रिश्तों को संभालने की कोशिश हो रही थी, लेकिन ईरान ने पूरी तस्वीर बदल दी है। एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ शी जिनपिंग, बीच में ईरान और पीछे खड़ी है दुनिया की इकॉनमी। चीन कह रहा है तनाव कम होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और एक तरफा प्रतिबंधों से बचना चाहिए।
लेकिन अमेरिका का संदेश भी साफ है, ईरान पर दबाव कम नहीं होगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ मिसाइल्स और हथियारों की नहीं, लड़ाई तेल की है, लड़ाई कारोबार की है, लड़ाई डॉलर की है और सबसे बढ़कर दुनिया में दबदबे की है। ईरान पर अमेरिकी दबाव बढ़ा तो चीन ने भी अपनी मुट्ठी कस ली है। अब नजर इस बात पर है कि ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात में ईरान कितना बड़ा मुद्दा बनता है, क्योंकि अगर अमेरिका ने चीन की बड़ी कंपनीज पर सीधा वार किया तो बीजिंग भी चुप बैठने वाला नहीं है। ईरान के बहाने अमेरिका और चीन की टक्कर क्या दुनिया को एक नई आर्थिक जंग की तरह धकेल देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की एक बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर से जुड़ी हुई इजराइल लेबनान तनाव के बीच में सैन्य हलचल बढ़ चुकी है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जी हां, एक बार फिर से सैन्य हलचल बढ़ी है। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए हैं। अली ताहिर समेत कई इलाकों में स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। अल मंसूरी, जारबिन और अल कांतारा भी सीधे सीधे निशाने पर हैं। जिस तरह से आईडीएफ की तरफ से लगातार बड़े हमले किए जा रहे हैं, वो स्पष्ट दर्शाता है कि फिलहाल अब आने वाले वक्त में ये तनाव और बढ़ेगा। इजराइल लेबनान में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आता है। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग की। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमले से जुड़ी हुई बड़ी खबर नाबती के रोमन गांव में इजरायली स्ट्राइक हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार उठता नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से यहां पर जोरदार धमाका हुआ, दूर तक इसकी गूंज सुनाई दी। इजरायली लड़ाकू विमानों ने जमकर बम बरसाए हैं। दक्षिणी लेबनान में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक हुई है। नबाती के आसपास इजरायली हमलों से दहशत का माहौल है और हालात ऐसे कि इलाके में लगातार धमाकों से अफरा तफरी मच गई। जो हालात यहां पर बने, उसने बड़ा तनाव जरूर यहां खड़ा कर दिया। ये जो आपको धमाकों की गूंज सुनाई देती है, धुएं का गुबार यहां पर जो नजर आ रहा है, ये नबाती के आसपास बड़े धमाकों की तस्वीर है। लेबनान के कई इलाकों में इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ अटैक किए गए। बढ़ते हैं आगे, अमेरिका से जंग और ऊपर से कड़े प्रतिबंध, लेकिन इसी घमासान के बीच ईरान को मिला है ऐसा एनर्जी खजाना जिसने उसके दुश्मनों की टेंशन बढ़ा दी। ईरान के दक्षिणी फोर्स प्रांत में लगभग 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा प्राकृतिक गैस का नया भंडार मिला, ये दावा किया गया। और सबसे खास बात यह कि इसमें करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है। यानी जंग के बीच में ईरान के हाथ लगा है गैस का महा खजाना। ईरान के अनुसार यह भंडार साउथ पार्स गैस फील्ड के एक फेज की करीब 15 साल की जरूरत पूरी करने में मदद कर सकता है। अब समझिए इसकी अहमियत। एक तरफ अमेरिका का दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और युद्ध का संकट, दूसरी तरफ ईरान के हाथ लगा एनर्जी का ऐसा हथियार जो उसकी अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन दे सकता है। क्योंकि जंग सिर्फ मिसाइलों और बमों से नहीं लड़ी जाती, जंग एनर्जी और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी लड़ी जाती है। और ईरान की ये गैस खोज उसी मोर्चे पर अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा पलटवार साबित हो सकती है। यानी अमेरिका दबाव बढ़ा रहा है, ईरान के साथ में हाथ एक तरह से अब एनर्जी जरूर नया उसका कवच लग चुका है। सवाल ये, क्या गैस का ये महाखजाना जंग के बीच ईरान के लिए संजीवनी बनेगा और क्या इससे अमेरिका के दबाव की धार कमजोर होगी? एक तरफ आसमान में मिसाइल की बूंद, तो दूसरी तरफ जमीन के नीचे ऊर्जा का अकूत भंडार। अमेरिका और इजराइल का साथ भीषण जंग के बीच ईरान को नई ताकत मिल गई है। ये तस्वीर सिर्फ ईरान की ही नहीं, ये तस्वीर है दुनिया की एनर्जी वार की।
एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सैन्य ताकत, दूसरी तरफ ईरान। और अब ईरान ने जंग के बीच खोल दिया है जमीन के नीचे छिपे गैस के महासागर का दरवाजा। ईरान का दावा है कि युद्ध के मैदान में मिसाइलों के बीच ईरान के हाथ एनर्जी का नया हथियार लग गया है। ईरान के मुताबिक दक्षिणी फार्स प्रांत में मिले गए गैस क्षेत्र में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज्यादा प्राकृतिक गैस मौजूद है, जिसमें करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है। यानी जंग के बीच ईरान को ऊर्जा का नया हथियार मिल गया है। ये खोज ऐसे समय में सामने आई है जब ईरान का ऊर्जा ढांचा संघर्ष और हमलों के कारण भारी क्षति झेल चुका है और देश कड़े अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इस नए क्षेत्र से कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने में अभी कई साल का समय लग सकता है। ईरान के पास पहले से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रमाणित प्राकृतिक गैस भंडार है। रूस के बाद करीब 34 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस भंडार के साथ ईरान ऊर्जा के मामले में बेहद ताकतवर देश है। लेकिन कहानी सिर्फ खजाने की ही नहीं, क्योंकि जमीन के नीचे गैस होना अलग बात है और उसे निकालकर बाजार तक पहुंचाना बिल्कुल अलग जंग होगी। अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की मुश्किलें पहले ही बढ़ा रखी हैं। आधुनिक तकनीक, विदेशी निवेश और बड़े पैमानों पर ऊर्जा परियोजना के लिए जरूरी उपकरणों तक पहुंच सीमित है। ऊपर से युद्ध, ऊर्जा ठिकानों पर हमलों का असर गैस उत्पादन पर भी पड़ा है। ईरान ने दावा किया कि हमलों के कारण उसके रोजाना गैस उत्पादन में करीब 23 करोड़ घन मीटर की कमी आई। यानी गैस का खजाना मौजूद है, लेकिन उसे निकालने की चुनौती भी उतनी बड़ी है। वैसे ईरान का कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है, लेकिन विडंबना देखिए, जिस देश के नीचे गैस का समंदर है, वही कई बार गैस की कमी, बिजली कटौती और उद्योगों में ऊर्जा संकट देखने को मिलता है। यानी खजाना जमीन के नीचे है, लेकिन संकट जमीन के ऊपर, और युद्ध ने इस संकट को और गहरा दिया है। सैन्य टकराव के बीच इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाकर बड़े हमले किए। फरवरी 2026 में ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच शुरू हुई इस जंग में ईरान के तेल और गैस ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान के पास गैस का भंडार है, लेकिन युद्ध उसकी सप्लाई लाइन को निशाना बना रहा है। यानी एक तरफ जंग और प्रतिबंध, दूसरी तरफ गैस का ये महाखजाना ईरान के लिए ढाल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक बड़ी वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई। हॉर्मुज स्ट्रेट में आवाजाही के लिए नया रास्ता तैयार हो रहा है। जी हां, ईरान ओमान के बीच में अस्थायी समंदर का कॉरिडोर तैयार किया जाएगा, इस पर बातचीत हो रही है। बड़ी खबर ये कि जॉइंट टेम्परेरी नेविगेशनल कॉरिडोर बनाने पर एक तरह से चर्चा की जा रही है। सी माइंस हटाने पर भी ईरान ओमान में सहमति बनी है, ये बातचीत सामने आई। अब बातचीत के दौरान ये भी कहा गया कि कई हफ्तों से समंदर रास्ते को लेकर यहाँ पर एक तरह से सामंजस्य बैठाने की कोशिशें थी। अमेरिका से तनाव के बीच में ईरान ने एक बार फिर से बातचीत का आगाज किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही बहाल हो, ये कोशिशें एक तरह से तेज की जा रही हैं। लेकिन क्या अपनी शर्तों के साथ में ही एक तरह से ये नया कॉरिडोर बनाने की तैयारी ईरान की तरफ से की जा रही है? बड़ा सवाल है। बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग आपको बता दें। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, ईरान की ऊर्जा मंत्री का बड़ा दावा है, जंग के बीच भी ईरान का पावर प्रोजेक्ट लगातार जारी रहा है। दुश्मन सारे हथियार दाग दे, लेकिन फिर भी बिजली नहीं रोक पाएगा, ईरान की ऊर्जा मंत्री का बड़ा दावा।
ईरान की ऊर्जा मंत्री का ये दावा ऐसे समय पे आया जब लगातार अमेरिका ये दावे करते रहा कि ईरान पर बड़े हमले किए गए जिससे ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किए गए। लेकिन ईरान की ऊर्जा मंत्री ने उन तमाम दावों को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया। वो कह रहे दुश्मन सारे हथियार दाग दे फिर भी बिजली नहीं रोक सकता। ईरान के सभी पावर प्लांट्स को निशाना बनाना नामुमकिन है। रक्षा मंत्री या ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि जंग के दौरान एक भी पावर प्रोजेक्ट रुका ही नहीं ईरान का। अब्बास अलीबादी ने ईरान के पावर नेटवर्क को बहुत मजबूत बताया। उन्होंने कहा देश भर में 1000 से ज्यादा बिजली उत्पादन यूनिट्स हैं। दुश्मन का पूरा हथियार भंडार भी खत्म हो जाए लेकिन तब भी नेटवर्क रुकने वाला नहीं। उन्होंने कहा जंग में भी बिजली परियोजनाओं का काम लगातार जारी रहा है। और जैसे ही अब्बास अलीबादी का ये दावा सामने आया तो हड़कंप मच गया ईरान से लेकर सीधे सीधे वॉशिंगटन तक। क्या कहना है उनका सुनाते हैं आपको। ما بیش از 1000 واحد مولد برق داریم که در سرتاسر کشور توزیع شدن. شاید یعنی میگم بیش از 1000 عدد خیلی بزرگه. شاید من اگر فرصت داشتم روی نقشه به شما نشون میدادم اینقدر ما نیروگاه داریم که اگر تمام زرادخانه هاشون رو خالی بکنن نمیتونن همه نیروگاه ما رو بزنن یا همه واحدهایی که الکتریکی ما هستش عددش خیلی عدد بزرگیه. شبکه ایران یکی از گسترده ترین و بزرگترین شبکه های منطقه است. ما الان تقریبا اغلب کشورهای همسایه ما از مواهب این صنعت برخوردارن. ما در برق آنچنان قدرتمندیم که افتخارآمیزترین مصنوعات بشر رو خودمون میسازیم. इस वक्त दुनिया के नक्शे पर कई मोर्चों पर जंग जारी है। अब ऐसे में हथियार बढ़ाने की होड़ मच गई लेकिन इन सब के बीच में सवाल उठने लगे आखिर कौन सा हथियार मारक क्षमता बेहतर और सटीक है। चीन का JF-16 या फिर फ्रांस का राफेल फाइटर जेट, दोनों में से आखिर कौन ज्यादा ताकतवर है। डिफेंस सेक्टर में ये सवाल हमेशा सुर्खियों में हमेशा रहता है। अब मिस्र ने इस सवाल की गुत्थी को सुलझाने की कवायद की। चीन का J-16 या फ्रांस का राफेल, दोनों आसमान के ऐसे योद्धा हैं जिनकी ताकत पर दुनिया की नजरें हमेशा रहती हैं। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन ज्यादा तेज, सवाल ये कि आसमान की असली जंग में आखिर किसका पलड़ा भारी है। मिस्र में राफेल और J-16 की उड़ान ने इस बहस को और भी ज्यादा गर्मा दिया। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार J-16 ने करीब 9 घंटे में 6000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय की। रास्ते में 4 देशों की सीमाएं पार की गई और हवा में ईंधन बाकायदा भरा भी गया। लेकिन दूसरी तरफ राफेल का रिकॉर्ड भी कम नहीं है। 2020 में राफेल ने फ्रांस से UAE तक करीब 5800 किलोमीटर की उड़ान लगभग 7.5 घंटों में पूरी की थी। यानी सवाल सिर्फ स्पीड का नहीं, सवाल रेंज, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हथियार, डॉग फाइट, हर मोर्चे पर मुकाबला है। राफेल की ताकत है उसका कॉम्पैक्ट एयरफ्रेम, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्पेक्ट्रल सिस्टम, जबकि चीन का J-16 भारी प्लेटफॉर्म, लंबी दूरी और बड़ी हथियार क्षमता के लिए जाना जाता है। और यहीं से मुकाबला दिलचस्प हो जाता है क्योंकि राफेल महंगा है लेकिन टेक्नोलॉजी में धारदार J-16 सस्ता है लेकिन आकार और हथियार क्षमता में भारी भरकम है। चीन का J-16 चीन की एयर पावर का अहम हिस्सा है। राफेल बनाम J-16 यहाँ पर नजर आता है जो कि टेक्नोलॉजी बनाम ताकत का एक बड़ा मैसेज देता है। फुर्ती बनाम फायर पावर है। सवाल ये कि आसमान का असली बाज आखिर है कौन, कौन कितना ताकतवर है, फ्रांस का राफेल या फिर चीन का J-16। दरअसल अगर फ्रांस के राफेल और चीन के J-16 की बात करें तो 773 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार राफेल की है तो 767 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में J-16 अपनी जगह बनाए हुए है। अगर बात अब गति की बात करें तो दावा किया जाता है कि औसत गति लगभग 16% से ज्यादा है तो वहीं J-16 की औसत उड़ान राफेल से कम आंकी गई। इसी के साथ ही अगर लंबी उड़ान की बात करें तो दावा किया जा रहा है कि फ्रांस का राफेल लंबी उड़ान भरने में काफी कारगर है और J-16 की भी एक तरह से लंबी उड़ान यहां पर नजर आता है। और यही वजह है कि कई बार ऐसे दावे किए गए कि राफेल ने 7.5 घंटे में 5800 किलोमीटर की दूरी को तय किया तो 9 घंटे में 6000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में J-16 एक तरह से सफल रहा है। अब इसको ओवरऑल अगर उसमें देखा जाए तो करीब जिस रूप में दावा किया गया कि अगर इन दोनों का एक तरह से अगर कंपैरिजन भी किया जाए तो कहीं ना कहीं मजबूती यहां पर साफ तौर से नजर आती है। अब
जिस रूप में लगातार यहाँ पर अलग अलग कॉम्पैक्ट एयरफ्रेम की बात करें, डेल्टा विंग प्लस कैनाट डिजाइन की बात करें, या फिर ये कहा जाए हाई मैन्यूवरेबिलिटी, राफेल महंगा है लेकिन मल्टी रोल पैकेज सीधे सीधे नजर आता है। और बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। यूएई में ड्रोन डिफेंस का स्वदेशी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ड्रोन हमलों के खिलाफ यूएई का बड़ा प्लान है। ईरानी शाहिद ड्रोन को रोकने की बड़ी तैयारी है। ईरानी शाहिद ड्रोन को रोकने की तैयारी है। हर दिन 30 इंटरसेप्टर बनाने का दावा किया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाकर 100 यूनिट प्रतिदिन करने की तैयारी एक तरह से की जा रही है। यूएई में ड्रोन डिफेंस का स्वदेशी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। ड्रोन हमलों के खिलाफ बड़ा प्लान यूएई का नजर आता है। ईरानी शाहिद ड्रोन को रोकने की तैयारी की जा रही है और हर दिन 30 इंटरसेप्टर बनाने का दावा है। उत्पादन बढ़ाकर 100 यूनिट प्रतिदिन करने की भी तैयारी सीधे सीधे यहाँ पर नजर आती है। और जिस रूप में यहाँ पर बड़ी तैयारी है, ये मान के चलिए शाहिद ड्रोन जो लगातार मिडिल ईस्ट में बड़ी एक तरह से चुनौती देता रहा, वो आने वाले वक्त में चिंता और भी ज्यादा बढ़ाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। ईरान के हमलों से अमेरिका को अरबों का झटका लगा है। जी हां, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी इंटेलिजेंस साइट पर वार हुआ। मिसाइल ड्रोन हमलों से अमेरिकी ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी खुफिया नेटवर्क के अहम ठिकाने अब लगातार निशाने बन रहे हैं। हमलों में अरबों डॉलर के नुकसान का दावा किया गया तो ईरान के हमलों में अमेरिका की भी टेंशन सीधे सीधे बढ़ गई है। खुफिया ठिकानों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी रणनीति पर भी मंथन लगातार किया जा रहा है। तो अमेरिका को अरबों का झटका किस रूप में ईरान के हमलों से, समझिए। दरअसल अमेरिकी इंटेलिजेंस साइट पर वार किया गया है। मिसाइल ड्रोन अटैक से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा। कई सीक्रेट ठिकाने अमेरिका के ध्वस्त हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ये वो ठिकाने भी रहे जो अमेरिका के खुफिया नेटवर्क के लिए बहुत अहम माने जाते हैं। उन खुफिया ठिकानों को भी ईरान ने सीधे सीधे निशाना बनाया। अरबों डॉलर के नुकसान का दावा किया जा रहा है। अब यही वजह है कि एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका के तमाम बेसिस को टारगेट किया, बल्कि अमेरिका के कई खुफिया ठिकानों को भी टारगेट करके अब बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं अमेरिका की सुरक्षा पर। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद ईरान को रोक पाने में अमेरिका सीधे सीधे नाकाम साबित हुआ। अब यही वजह है कि ईरान के हमलों से कैसे निपटा जाए, ईरान को कैसे कमजोर किया जाए, अमेरिका की तरफ से लगातार अलग अलग रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। पहले तो ईरान की तरफ से उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस रहे, सैन्य बेसिस रहे, जहां जहां पर सैन्य अड्डे रहे, खासतौर से मिडिल ईस्ट में। और बीच में एक रणनीति यह भी सामने आई कि ईरान ने अमेरिका के घर के अंदर घुसकर उसे चुनौती देने की कोशिश की। और यहाँ पर रुकने एक ब्रेक के लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।